आइए हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत.com में आप सभी का स्वागत है। हम आज देखेंगे जो संस्कृत हिंदी में जो क्या होता है क्लास 10th का जो हिंदी है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसमें 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज ये पहला क्वेश्चन क्या है, भारत माता यानी भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया, यानी जो भारत माता जो कविता है उसमें भारत के कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है आदर्श, बी नंबर में क्या है काल्पनिक, सी में यथा तथ्य और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो ऑप्शन यानी जो पहला क्वेश्चन है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है आदर्श, ऑप्शन नंबर बी में है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी में है यथा तथ्य, ऑप्शन नंबर डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पहला का क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी यथा तथ्य हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसे आया, यानी जातीय अस्मिता के अगर दृष्टि से देखा जाए नज़रिए से देखा जाए तो इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है विच्छिन्न है, अविच्छिन्न है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, इनमें से यानी डी नंबर में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो क्या है दूसरे नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा दो का सी हो जाएगा, यानी विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों होगा, यानी जो भारत का यानी जातीय अस्मिता की दृष्टि से अगर इतिहास का प्रवाह देखा जाए तो कैसा है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों ही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है अगला क्वेश्चन है यानी 3 नंबर आधुनिक सभ्य यानी आधुनिक सभ्य समाज, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, यानी आजकल का जो सभ्य समाज है वो क्या यानी श्रम विभाजन को जरूरी क्यों मानता है। तो इसके बारे में देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए, यानी कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर बी भाईचारे के लिए, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्या है रूढ़िवादी के लिए, ऑप्शन नंबर डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा और 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्यकुशलता के लिए। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण के संपादित अंश, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है उनके लेखक कौन है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। तो उनके द्वारा जो लिखा गया भाषण है वो कौन के यानी कौन से भाषण के संपादित अंश यानी कौन से उनके भाषण से लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी में क्या है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी में क्या है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके बाद देखिए डी नंबर क्या है हु आर शूद्राज। तब बताइए जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, उसके बाद क्या है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और डी में क्या है हु आर शूद्राज। तब बताइए 4 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा जो श्रम विभाजन और जो जाति प्रथा पाठ है वो कौन से भाषण से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट नामक भाषण से लिया गया है, जिनको भाषण देने वाले कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे चोर डाकू बदमाश बनते हैं, या जो है वो कहां से मतलब किस कहानी के किस पात्र ने कही, यानी यह जो है दैनिक ये कहानी के कौन से पात्र ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब की धर्मपत्नी ने कहा, उसके बाद गिरधर लाल ने कहा, या सेन साहब ने कहा, या सोफर ने कहा, यानी जो मदन था वो जा कर के जो सेन साहब के जो गाड़ी था उस पर जा कर के मतलब झगड़ रहा था, सोफर से लड़ाई कर रहा था। तो आकर के सेन साहब ने उनको क्या कहा मदन को कहा कि ऐसे ही जो लड़के हैं आगे चल कर के गुंडे चोर डाकू बदमाश बनते हैं। तो किसने कहा था 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेन साहब ने कहा था। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है किस यानी किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए विधि शास्त्र का, ऑप्शन नंबर बी नीति शिक्षा का नीति कक्षा का, ऑप्शन नंबर सी भाषा विज्ञान का, ऑप्शन नंबर डी दैवत विज्ञान। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए 6 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से फटाफट लिखिए। तो क्या हो जाएगा नीति कक्षा से, यानी कैसे नीति कक्षा से। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 7वां नंबर क्वेश्चन मंगमा बहू, यानी 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है यानी मंगमा की बहू का नाम क्या था, यानी जो मंगमा थी दही वाली मंगमा उसमें जो मंगमा थी उसके बहू का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए नंजमा, ऑप्शन नंबर बी रंगमा, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी
यानी गंगमा, ऑप्शन नंबर डी संगमा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी जो मंगमा थी उसके बहू का नाम नंजमा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद 8 नंबर में देखिए क्या लिखा, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित किया गया, यानी ढहते विश्वास जो कहानी है वो किसके द्वारा अनुवाद किया गया है, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बी आर नारायण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गोपालदास नागर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी के एन यानी के ए जमुना के द्वारा। तो बताइए जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो ढहते विश्वास है उड़िया भाषा में लिखा गया था उसके मतलब हिंदी में अनुवाद किसने किया था, बताइए आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट लिखिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने ही ढहते विश्वास कहानी का हिंदी में अनुवाद किया था। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यानी जो माँ कहानी है उसके लेखक कौन है, यानी लिखने वाले व्यक्ति कौन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, श्रीनिवास है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सातकोड़ी होता है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ईश्वर पेटलीकर, और ऑप्शन नंबर डी में सुजाता। तो बताइए जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 9 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका हो जाएगा माँ कहानी के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, मंगू की माँ की कितने संतानें थे, यानी 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, मंगू की माँ की कितने संतानें थे, यानी मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो बताइए 10 का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी मंगू के माँ के कितने संतानें थे, 4 संतानें थे, 2 बेटा और 2 बेटी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, यानी जो नगर कहानी है वो कौन से भाषा से लिया गया है, कौन से भाषा का है। तो ऑप्शन नंबर ए उड़िया भाषा का, ऑप्शन नंबर बी तमिल भाषा का, ऑप्शन नंबर सी गुजराती भाषा का, ऑप्शन नंबर डी कन्नड़ का। तो बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 11 का आंसर हो जाएगा, यानी जो नगर कहानी था वो तमिल भाषा से लिया गया था, तमिल भाषा में लिखा गया था और इसको हिंदी में अनुवाद किया गया था। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, पापाती की उम्र क्या थी, यानी जो पापाती थी वल्ली अमाल की पुत्री पापाती, उसकी उम्र कितना थी। ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 14 वर्ष। तो बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जो पापाती थी उसका उम्र लगभग कितना था, 12 वर्ष था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है, यानी धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है उसको कौन से वाणी जो भाषा था उससे मतलब हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गोपाल दास नागर, ऑप्शन नंबर बी सांवर दैया, ऑप्शन नंबर सी के ए जमुना, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो बताइए 13 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से। धरती कब तक घूमेगी इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, सांवर दैया ने किया था। तो इसको लिख लिए, मतलब धरती कब तक घूमेगी इनके लेखक भी यही थे और इन्होंने ही क्या हिंदी में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांवर दैया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 14 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी यानी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बताइए जाति प्रथा यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। उसके बाद देखो क्या लिखा है 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया, यानी जो एक वृक्ष की हत्या जो कविता है वो कौन से काव्य संग्रह से, कविताओं के संग्रह से लिया गया है। अपने ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या लिखा है दीपशिखा, ऑप्शन नंबर बी ग्राम्य, ऑप्शन नंबर सी इन दिनों, ऑप्शन नंबर डी चिंता। तो बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, इन दिनों से लिया गया, यानी जो एक वृक्ष की हत्या जो कविता है वो कहाँ से लिया गया है, इन दिनों नामक काव्य संग्रह से ही लिया गया है। 15 तक हो गया। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर में क्या लिखा है, 16 नंबर में क्या लिखा है, गरीबों की बस्तियों में क्या हुआ था, यानी धमाके से क्या हुआ था। बताइए जो गरीबों की बस्तियां था उसमें क्या हुआ था धमाके से। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, कई शिशु पैदा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी दंगे यानी आग लगी और बमबारी हुआ था, ऑप्शन नंबर सी धमाके से देवी जागरण हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी धमाके से देवी जागरण हुआ था गरीबों की बस्तियों में। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 17 नंबर क्वेश्चन, सृष्टि की विकास थमा का प्रथम अक्षर क्या है, यानी जो सृष्टि का विकास थमा यानी थमा का प्रथम अक्षर क्या है। ऑप्शन नंबर ए सफलता की,
पहली मुस्कान, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, ऑप्शन नंबर सी विफलता पर छलके आंसू, ऑप्शन नंबर डी सफलता के लिए उत्साह। तो बताइए सृष्टि के विकास में जो थामा हुआ जो प्रथम अक्षर क्या है, बताइए इसका आंसर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी होगा 17 का, यानी विफलता पर जो आंसू छलकता है, जो व्यक्ति सफल नहीं होता है तो उस समय जो आंसू छलकता है वही सृष्टि का पूरे दुनिया का विकास में क्या होता है, सहयोग करता है, मदद करता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित किया, यानी भावांतरित कहे तो या क्या बोलते हैं अनुवादित कहे तो बात एक ही है, यानी या लिखा गया है। तो बताइए लौटकर आऊंगा फिर कविता किसके द्वारा यानी किस कवि के द्वारा भावांतरित की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जीवनानंद दास के द्वारा, उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रयाग शुक्ल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कुंवर नारायण के द्वारा। तब बताइए तो कितना 18 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट बताइए 18 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा, यानी जो लौट कर आऊंगा फिर इसके लेख यानी इसके जो भावांतरित किए गए हैं किन्हें यानी किसने किया है, 18 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी प्रयाग शुक्ल के द्वारा। लेकिन हमें लगता नहीं है मतलब ये नहीं होगा, प्रयाग शुक्ल नहीं होगा, हमें लगता है क्या हो जाएगा जीवनानंद यानी जीवनानंद दास ही होगा, क्योंकि इसका आंसर होगा जीवनानंद दास ही होगा। और लौट कर आऊँगा इसके कविता के राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो जीवनानंद दास ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 18 के ए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित किया गया, यानी जो मेरे बिना तुम जो प्रभु है वो कौन से भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी भाषा से, ऑप्शन नंबर सी रूसी भाषा से, ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी भाषा से। तो बताइए क्या हो जाएगा, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, जर्मन भाषा से ही इसको अनुवाद किया गया है। जो कविता है क्या मेरे बिना तुम प्रभु, इसके राइटर यानी इसके कवि कौन है, पोएट कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के हैं, जो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 20 नंबर, दही वाली मंगवा किस यानी दही वाली मंगवा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यानी जो दही वाली मंगवा कहानी है वो कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सातकोड़ी होता के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी के द्वारा। तब बताइए क्या हो जाएगा, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी दही वाली मंगवा के लेखक कौन है, श्रीनिवास है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 21 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, यानी जो भारतीय संविधान के निर्माण करने में बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद क्या लिखा है ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर कितना है 22 है, यानी सभ्य समाज की आवश्यकता क्या, यानी सभ्य समाज के यानी सभ्य समाज अगर बनाना चाहे तो कैसा मतलब क्या जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद क्या लिखा है श्रम विभाजन, अणुबम, दूध और पानी। तब बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 23, यानी 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, यानी जो 20 के दांत कहानी है उसके लेखक कौन है, उसके रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी यतीन्द्र मिश्र। तो क्या हो जाएगा 20 के दांत कहानी के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 24 नंबर क्वेश्चन, खोखा का दूसरा नाम क्या था, यानी जो खोखा था सेन साहब के बेटा उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए मदन, ऑप्शन नंबर बी गिरधर, ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर सी कासू, ऑप्शन नंबर डी आलू। तब बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो खोखा था यानी खोखा का दूसरा नाम ही क्या था, कासू था, जो यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है मदन किसका पुत्र था, यानी जो मदन था वो किसका पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब का, ऑप्शन नंबर बी गिरधर लाल का, ऑप्शन नंबर सी सोफर का, ऑप्शन नंबर डी से यानी सिंह साहब का। तब बताइए क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी गिरधर लाल के बेटा का नाम क्या था, यानी मदन था। तो मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर लाल का। उसके बाद देखो क्या लिखा है परवल कौन सी संज्ञा, यानी जो परवल है, परवल एक प्रकार का क्या है, सब्जी है, एक सब्जी का नाम है। तो बताइए कौन सा संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी यानी क्या हो जाएगा, यानी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बताइए परवल कौन सी संज्ञा होगा। 26 का आंसर जल्दी से बताइए, यानी
परवल अगर कह रहे हैं तो परवल में पूरे परवल जाति का बोध आ जाएगा, चाहे वो देसीला हो, बलौकिया, मतलब जो भी हो, अलग अलग टाइप के जो परवल होते हैं वे सभी आ जाएंगे, यानी पूरे उसके जाति का बोध आ रहा है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद ये क्या लिखा है, कुर्ता, यानी कुर्ता कौन सी संज्ञा है, कुर्ता कौन सी संज्ञा है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी यानी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद ऑप्शन नंबर यानी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बताइए कुर्ता कौन सी संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुर्ता का यानी 27 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अगर देखिए ऑप्शन में अगर व्यक्तिवाचक ना रहे, अगर ऑप्शन में व्यक्तिवाचक ना रहे, जातिवाचक रहे, तो जातिवाचक ही लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ अगर व्यक्तिवाचक रहता तो यहाँ जातिवाचक नहीं होता। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, तोषक, यानी तोषक की तोषक कौन सी संज्ञा, यानी जो तोषक रजाई होता है वो कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक संज्ञा। तो क्योंकि इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक नहीं है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी जातिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, झुंड कौन सी संज्ञा, यानी झुंड का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़। तो ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक। ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक। तो झुंड का मतलब क्या आ रहा है, भीड़ का बोध करा रहा है, भीड़ का मतलब समूह। तो क्या हो जाएगा, 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी समूहवाचक संज्ञा। तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, गंगा कौन सी संज्ञा, यानी देखिए गंगा एक क्या है, नदी का नाम है, यानी गंगा क्या है, एक नदी का नाम है। किसी यानी जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वह यानी किसी व्यक्ति या किसी एक वस्तु का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी चीज या कोई भी यानी वह मतलब ऐसी संज्ञा जो किसी एक खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर वही बोलता है नदी, यानी नदी कौन सी संज्ञा है, तो नदी के अंदर सभी नदियों का बोध कराता, तो क्या हो जाता है, एक जाति यानी जातिवाचक का बोध कराता है, क्योंकि ये पूरे नदी जाति का बोध करा रहा है। वही अगर बोल रहा है क्या, गंगा, यानी एक नदी का नाम बता रहा है, गंगा ही बोला है, तो गंगा एक क्या हो गया, खास नदी हो गया। इसलिए जो गंगा शब्द है वो कौन सी, यानी जो गंगा है कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद एक क्या लिखा, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा, यानी ये भी क्या है, किसी जगह का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हो जाएगा। मतलब किसी एक का बोध कराए तो समझ जाइएगा क्या है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 32 नंबर क्वेश्चन, यानी 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, यथासंभव में कौन सा समास, यानी समास का ट्रिक होता है क्या, अगर किसी शब्द के यानी किसी शब्द के पहले यथा, बे, भर, प्रति ये सब लगा रहे, या जो दो शब्द होता है सेम सेम लगा रहे, तो समझ जाइएगा क्या है, ये अव्ययी भाव समास है। देखिए इसके पहले क्या है, यथा लगा हुआ है, अगर वही जैसे होता बेभर, क्या रहता है, बेभर, उसके बाद प्रतिशत, ये सभी अगर लगा रहा है, जिसके अंत में क्या लगा रहा है, यानी कि जिस शब्द के पहले क्या लगा रहे, यथा लगा रहे, बे लगा रहे, उसके बाद भर लगा रहे, उसके बाद प्रति लगा रहे, प्रति, या फिर क्या लगा रहे, दो सेम समान, यानी दो सेम सेम शब्द, जैसे में क्या हो जाएगा, रातों रात, हाथों हाथ, साथों साथ, अगर ये लगा रहे तो समझ जाइएगा क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ स्टार्टिंग में क्या लिखा है, अथा, यथा लगा हुआ है, तो यहाँ भी क्या यथा है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन के बाद अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, पराधीन में कौन सा समास है, यानी पराधीन का मतलब क्या होता है, दूसरे के अधीन, यानी पराधीन का मतलब क्या होता है, दूसरे के अधीन। तो बताइए पराधीन में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी नए समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। देखिए क्या लिखा है, पराधीन यानी दूसरे के अधीन, यानी पराधीन का मतलब क्या होता है, दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन। तो यहाँ देखिए जो पराधीन हम लिख रहे हैं तो उसमें क्या गायब है, के जो विभक्ति है वो क्या है, गायब है। अगर देखना बीच में ऐसे जो विभक्ति रहता है, जैसे में हो गया, यानी जैसे में हो गया, के लिए हो गया, का हो गया, के हो गया, ये सब अगर बीच में क्या जैसे गायब रहे, हटर है, तो समझिएगा क्या है,
तत्पुरुष समास है। यानी तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्री के तौर पर याद रख लीजिए। तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है, जो भी अगर दिखे बीच में का जो विभक्ति है गायब रहे। जैसे राजा का दरबार, राज दरबार होता है तो राज दरबार हम लिख रहे हैं तो उसमें का जो विभक्ति है वो गायब हो जा रहा है के, यानी राजा के दरबार। अगर विभक्ति गायब रहे तो समझिए उसी प्रकार हो जाएगा विधानसभा, यानी विधान के लिए सभा। उसी प्रकार हो जाएगा राजकन्या, यानी राजा की कन्या। तो वो सभी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद एक क्या लिखा है, 34 नंबर क्वेश्चन है, पतझड़ यानी पतझड़ में कौन सा समास, यानी पतझड़ का मतलब क्या, पतझड़ में कौन सा समास। देखिए पतझड़ यानी पत्ता का झड़ना, क्या कहलाता है, पतझड़ यानी पत्ता का झरना, यानी पत्ता का झड़ना। तो यहाँ पे देखिए जो क्या है, जो का है ये क्या है, खत्म है, साइलेंट है, ये गायब हो गया है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नए समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो बताइए कौन सा समास होगा, यानी पतझड़ यानी पत्ता का झड़ना, पतझड़। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यानी जब भी विभक्ति देखना है गायब रहे तो समझ जाइएगा क्या है, तत्पुरुष समास है। उसके बाद एक क्या लिखा, चरित्र चित्रण, यानी चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है। यानी देखिए ये दो अलग अलग है, यानी क्या है, ये दो अलग अलग क्या है, शब्द है। चरित्र अलग है, चित्रण अलग, अलग अलग शब्द हैं। तो बताइए कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का मतलब बता दिए हैं कि अगर बीच में अगर कोई भी क्या रहे, विभक्ति गायब रहे, जैसे राजा की कन्या, उसमें अगर लिखेंगे राजा की कन्या, राजकन्या लिखेंगे तो उसमें क्या, के विभक्ति जो है गायब है। उसी प्रकार द्विगु, द्विगु का अगर याद रखना चाहे तो द्विगु का मतलब क्या होता है, दो। ऐसे ट्रिक के तौर पर याद रखिए, द्विगु का मतलब दो। दो एक क्या है, संख्या है। यानी जो भी मतलब शब्द क्या बताएं, संख्या का बोध कराए, जैसे चौराहा, त्रिकोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सभी अगर संख्या का बोध कराता है तो द्विगु समास हो जाएगा। अगर उसी प्रकार अगर देखें कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास अगर बताए, कर्मधारय समास का मतलब क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताए, किसी की उपमा बताए, उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, नव युवक, यानी जैसे में क्या हो जाएगा, नव युवक, यानी युवक कैसा है, नया है, यानी युवक कैसा है, नया है। तो युवक की क्या बता रहा है, ये उपमा बता रहा है कि युवक कैसा है, नया युवक है। उसके बाद में हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, नील कमल, यानी नील कमल, यानी कमल कैसा है, नीला है, यानी कमल कैसा है, नीला है। उसी प्रकार हो जाएगा चंद्रमुखी, यानी चंद्रमुखी, यानी उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। उसके ये तो समझ गया, कर्मधारय का मतलब जो किसी के विशेषता के बारे में बताए, किसी के मतलब यानी उपमा के बताता है, तो उसी को क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। ये भी हो गया, कर्मधारय भी हो गया, तत्पुरुष भी हो गया, द्विगु हो गया। और द्वंद्व का मतलब क्या होता है, द्वंद्व समास का मतलब होता है, ऐसा ट्रिक के तौर पर याद करने के लिए रख लीजिए, यानी दो अलग अलग, यानी द्वंद्व। देखिए द्वंद्व में लिखा है क्या, डबल द, यानी द्वंद्व, यानी दो दो है। तो इसका मतलब क्या होता है, दो दो मतलब दो अलग अलग शब्द रहे, यानी दो अलग अलग शब्द रहे और बीच में थोड़ा सा हाइफन का चिन्ह रहे, यानी योजक चिन्ह रहे, तो समझ जाइएगा क्या है, ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। यानी कौन सा समास है, द्वंद्व। यानी जब भी अलग अलग अगर कोई शब्द रहे, अलग अलग मतलब दोनों अगर सेम सेम रहेगा तो अव्ययी भाव हो जाएगा। जैसे रातों रात अगर रहेगा तो अव्ययी भाव हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, अलग अलग है, चरित्र है और चित्रण है, तो अलग अलग है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद बताइए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, काल के कितने भेद होते हैं, यानी जो काल होता है यानी टेंस होता है उसके कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो बताइए जो काल होते हैं उसके कितने भेद होते हैं, 3 ही होता है। कौन कौन, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो क्या हो जाएगा, 36 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, यानी जो वर्तमान काल है उसके कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 है, ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या है 2, ऑप्शन नंबर सी में क्या है 3, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 5। तो बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। तो जो वर्तमान काल होता है उसका हिंदी में 5 को भेद होता है, तो क्या हो जाएगा 37 का डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं, यानी जो भविष्यत काल होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो बताइए जो 38 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी जो भविष्यत काल है उसका हिंदी में 3 ही भेद होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, यानी निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है।
तद्भव का मतलब समझते हैं। तद्भव का मतलब होता है तत्सम के बिगड़े रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। और तत्सम किसे कहते हैं, तो हिंदी में यानी हिंदी में संस्कृत का जो मूल शब्द होता है उसी को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और उसी का बिगड़ा हुआ रूप अगर संस्कृत में लिखा रहे, उसका हिंदी में अगर लिखा रहे कोई चीज, तो क्या होता है, वो तद्भव कहलाता है। तब बताइए ऑप्शन नंबर ए पुत्र, ऑप्शन नंबर बी चाय, ऑप्शन नंबर सी कीमत, ऑप्शन नंबर डी पलंग। तो बताइए जो 39 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम है। तत्सम कहे तो समझिएगा संस्कृत वाला रूप, यानी तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कटोरा, ऑप्शन नंबर बी कर्पूर, ऑप्शन नंबर सी कबूतर, ऑप्शन नंबर डी कोयला। यहाँ देखिए कटोरा क्या है, हिंदी वाला भाषा है, यानी ये तत्सम नहीं होगा, कबूतर भी नहीं होगा, कोयला भी नहीं होगा। कपूर अगर वही रहता क्या, कपूर यानी वही अगर रहता है कपूर, तो कपूर क्या है, हिंदी, तो यह क्या हो जाएगा, तत्सम यानी तद्भव हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, कर्पूर है, यानी क्या है, ऊपर रेफ है यानी कर्पूर है। तो क्या हो जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्पूर होगा जो तत्सम शब्द है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन यानी अविकारी शब्द, यानी निम्नलिखित में से कौन अविकारी शब्द है, निम्नलिखित में से कौन अविकारी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए समुद्र, ऑप्शन नंबर बी बालक, ऑप्शन नंबर सी चौड़ा, ऑप्शन नंबर डी धीरे धीरे। तो बताइए 41 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट बताइए। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी धीरे धीरे जो क्या है, मतलब यानी देखिए अविकारी का मतलब क्या होता है, जिसको अगर क्या करे यानी उलटे या पलटे, उसका कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उसके क्या बोलते हैं, अविकारी कहते हैं। अगर किसी को अगर परिवर्तन किया जा सकता है उसे विकारी कहते हैं। जैसे में क्या होता है, बादल, यानी जैसे में क्या हो गया, बा द आल, ये बादल हो गया। अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, लाद, लादबा यानी लादब, यानी क्या हो जाएगा, लादब। तो ये हो जाएगा आपका क्या, विकारी शब्द। और ये क्या हो गया, धीरे धीरे, तक क्या हो जाएगा, ये यानी अविकारी शब्द, जिसको परिवर्तन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अविकारी। उसके बाद क्या लिखा है, आग को आप यानी किसके अंतर्गत रखेंगे, यानी जो आग शब्द है उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे। तो बताइए जो क्या है, तत्सम में रखेंगे कि तद्भव में रखेंगे कि देशज में रखेंगे कि विदेशज में रखेंगे। यानी आग का संस्कृत क्या होता है, अग्नि। आग का संस्कृत क्या होता है, अग्नि होता है। तो अग्नि अगर रहता तो क्या हो जाता, तत्सम हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, आग है, तो क्या हो जाएगा, इसी का बिगड़ा हुआ रूप है, तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है रूढ़ है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो रूढ़ है। तो ऑप्शन नंबर ए अम्बुज, ऑप्शन नंबर बी सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी यानी देश, ऑप्शन नंबर डी बलशाली। तो बताइए जो ऑप्शन यानी 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए क्या लिखा है, रूढ़ का मतलब क्या होता है, वैसा शब्द जिसके खंड या टुकड़े करने पर, यानी वैसे शब्द जिसके खंड या टुकड़े करने पर उस टुकड़े का या उस खंड का सार्थक अर्थ ना निकले, यानी सार्थक अर्थ ना निकले, उसी को क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। जैसे हम अम्बुज का अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अम्ब, यानी अम्ब जोड़ उज, अम्ब जोड़ उज, ये दोनों का क्या हो रहा है, मतलब मेन जो इसका भी अर्थ होता है और उसका भी अर्थ होता है। सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह का मतलब इसको भी तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सत्य जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, ये दोनों का क्या है, मीनिंग बैठ रहा है। बलशाली, यानी वो व्यक्ति क्या है, बलशाली है, तो क्या हो जाएगा, बल प्लस शाली, तो क्या हो गया। लेकिन यही देखिए अगर देश है, अगर हम लोग देश को अगर तोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, दे प्लस स, यानी क्या आ रहा है, दे प्लस स। देखिए इसका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा, इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी रूढ़ में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब वैसा शब्द जिसके खंड या टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है योगरूढ़ है, यानी बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है योगरूढ़ कहते हैं। यानी देखिए योगरूढ़ का मतलब क्या होता है, पहले तो हम बता दिए, रूढ़ यानी वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, उसी को क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। और यौगिक किसे कहते हैं, वैसा शब्द जिसके खंड या टुकड़े करने पर उसका सार्थक अर्थ निकले उसे यौगिक कहते हैं। और योगरूढ़ किसे कहते हैं,
तो वैसा यौगिक या वैसा शब्द जो अपने वास्तविक रूप को छोड़ करके एक विशेष अर्थ ग्रहण करता है, यानी अपने जो साधारण अर्थ होता है उसको छोड़ करके एक विशेष अर्थ ग्रहण करता है, उसी को क्या कहते हैं, योगरूढ़ कहते हैं। तो बताइए 44 के ऑप्शन नंबर में क्या है, रात्रि है, ऑप्शन नंबर बी में मित्र है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, जलज चंद्रशेखर है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, छल उद्यम है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जलज और चंद्रशेखर है ये अपना जो वास्तविक रूप है यानी जो साधारण अर्थ है वो छोड़ करके एक विशेष अर्थ ग्रहण करता है। जैसे चंद्रशेखर यानी जिसके शिखर पर, यानी जिसके सर पर क्या हो, चंद्रमा हो, ये सभी क्या है, यानी जो शंकर भगवान है उन्हीं का एक क्या है, मतलब शंकर ना हट के, यानी शिव जी ना साधारण अर्थ को छोड़ करके चंद्रशेखर अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 45 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज, यानी जो निम्नलिखित शब्द है उसमें से बताइए कौन सा जो शब्द है वो विदेशज, यानी विदेशज मतलब क्या आता है, वैसा शब्द जिसके उत्पत्ति हमारे देश में ना हो करके विदेशों में हुआ है उसे क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। और देशज किसे कहते हैं, वैसा शब्द जिसका उत्पत्ति हमारे देश में ही हुआ है उसे क्या कहते हैं, यानी देशज कहते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विदेशज है। तो ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी चाकू, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी आम्र। तब बताइए कि इनमें से कौन सा जो शब्द है विदेशज है। पहले तो दूध होगा नहीं, उसके बाद जल भी हमारे यहाँ की भाषा है, आम्र भी हमारे यहाँ की भाषा है, लेकिन जो चाकू है इसका मतलब हमारे यहाँ की भाषा नहीं है, विदेशियों का भाषा है। चाकू को अगर हम लोग देखें तो ये अरबी या फारसी शब्द का ये क्या है, शब्द है। तो क्या हो जाएगा 45 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद एक क्या लिखा है 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द बनेगा, यानी निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा। अभी बताए हैं यौगिक शब्द का मतलब क्या आता है, वैसे शब्द जिसके खंड या टुकड़े करने पर उस खंड या टुकड़े का सार्थक अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर में क्या लिखा है, पंकज। पंकज को हम लोग तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, पंग यानी पंग जोड़ कज, इसका कोई अर्थ ना निकलेगा। उसके बाद जलज, जलज को भी हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी जल जोड़ अज, यानी दोनों का अलग अलग मतलब अर्थ नहीं निकलेगा, दोनों का एक का निकल रहा है लेकिन एक का नहीं निकल रहा है, तो लेकिन दोनों का निकलना चाहिए। उसी प्रकार गणेश, गणेश का अगर हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, गण जोड़ ईस, तो ये भी निकल नहीं रहा है। तो देखिए यही जो क्या है ऑप्शन नंबर सी में पाठशाला है, पाठशाला को अब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाठ, यानी पाठ मतलब पढ़ना, और शाला का मतलब क्या आता है, घर या स्थान, जैसे विद्यालय बोलते हैं उसी प्रकार, यानी पाठशाला का मतलब क्या आता है, पढ़ने का स्थान। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द है जिसको तोड़ने पर उसका सार्थक अर्थ यानी दोनों खंडों का सार्थक अर्थ निकल रहा है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है ऑप्शन नंबर सी, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, बच्चों में खेला, यानी बच्चों से खेला जाएगा, यह किस वाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कर्तव्य यानी कर्तृवाच्य का, ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य का, ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 47 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा जल्दी से। 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं क्या यहाँ कर्म की बात कर रहा है, यानी बच्चों से खेला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए क्या लिखा, अन आदि में कौन सा समास होगा, यानी अन आदि में कौन सा समास होगा। ऑप्शन नंबर ए नए समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। यानी देखिए क्या लिखा है, कर्मधारय समास का मतलब क्या आता है, जो किसी के उपमा बताए, किसी की विशेषता बताए, जैसे चंद्रमुखी, नवयुवक, महात्मा, यानी आत्मा कैसा है, महान है। अव्ययी भाव तो बता दिए हैं, जैसे हिंदी शब्द के, यानी शब्द के पहले क्या रहे, यथा, बे, भर, प्रति, या दो सेम सेम शब्द लगा रहे तो समझिएगा अव्ययी भाव है। और बहुब्रीहि का मतलब क्या आता है, जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए आता है, नहीं जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए आता है, जैसे में क्या हो जाएगा, लंबोदर, पीताम्बर, नीलकंठ, वीणापाणी, यानी जो विशेष व्यक्ति होता है उसके लिए आता है, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। और वही नए समास का मतलब क्या आता है, वैसे समास जो किसका बोध कराए, नकारात्मक शब्द का बोध कराए, यानी निगेटिविटी का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, नए समास, यानी नए तत्पुरुष समास कहते हैं, नए समास कहते हैं। तो अनादि जैसे में क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अशिक्षा हो जाएगा, यानी जो क्या बता रहा है, यानी मतलब नेगेटिविटी का ऋणात्मक बोध करा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, यानी नकारात्मक बोध करा रहा है उसे क्या कहते हैं,
नए समास कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, अनआदि, तो यहाँ अ लगा हुआ है, अ का मतलब नहीं और आदि का मतलब यानी अनआदि, यानी यहाँ निगेटिविटी का यानी नकारात्मक का बोध कराया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 49 नंबर, यानी 49 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है, यानी जो मनोरथ का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मनोरथ को मनः जोड़ रथ, यानी मनः जोड़ रथ, अगर इसको अगर संधि विच्छेद करते हैं, अगर जोड़ते हैं, इसका क्या होता है, नियम आता है, यदि विसर्ग के पहले कोई क्या रहे, अ रहे, यानी विसर्ग के पहले अ रहे और विसर्ग के बाद कोई भी क्या रहे, य र या अलग अलग रहे, य र ल व रहे, तो जो विसर्ग होता है वो हट जाता है और इसके स्थान पर विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाता है, ओ आ जाता है। इसका नियम होता है बनाने का विसर्ग संधि। तो बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी देखिए क्या कहीं लिखा है मनः जोड़ रथ, तो ए में नहीं लिखा है, मनोरथ है तो नहीं होगा, मनोरथ ई भी नहीं होगा, मन अरुथ ई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मनः जोड़ रथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है ऑप्शन, यानी 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, नाविक में कौन वर्णों का संधि, यानी जो नाविक है इसमें कौन कौन सा जो शब्द है उसको जोड़ करके बनाया गया है। नाविक यानी नाविक है, तो बताइए नाविक अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी नाभि का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यानी देखिए बीच में क्या है आव, तो क्या हो जाएगा, नाव जोड़ इक, यानी नाभि का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नौ, यानी नौ जोड़ इक, यानी नौ जोड़ इक। देखिए संधि अगर विच्छेद करते हैं तो देखिए संधि करने के लिए इधर का लास्ट वाला और इधर का फर्स्ट वाला, इसका भी नियम आता है बीच, यानी संधि करने के लिए। तो अगर देखिए क्या लिखा है, अगर औ के बाद, अगर औ के बाद क्या रहे, यानी हर्षई आए या दीर्घई आए तो क्या हो जाता है, आव हो जाता है, क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो क्या यानी नौ जोड़ और ईक है तो क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा, यानी बीच में अगर कहीं देखे आओ तो क्या हो जाएगा, नाविक। तब बताइए जो नाविक है कौन से वर्णों का, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है औ, यानी यहाँ लास्ट में क्या है औ है और इसके फर्स्ट में क्या है ई है। तो जब भी हम लोग संधि करते हैं तो इधर वाले के लास्ट में देख ले और इधर का फर्स्ट वाला यानी जो वर्ण होता है वो देखते हैं, तो इधर क्या है औ है और इधर क्या है हर्षई ई है। तब बताइए इसमें कौन कौन सा, यानी यहाँ क्या होगा, हर्षई ई होगा, दीर्घई ई नहीं होगा। तब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, औ जोड़ ई, उसके बाद ओ जोड़ ई, आ जोड़ यानी अ जोड़ ई, आ जोड़ ई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अ जोड़ ई यही है। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 51 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, शुद्ध वाक्य, यानी बताइए इसमें से कौन जो शब्द है वो शुद्ध है। देखिए क्या लिखा है ऑप्शन नंबर में, आज की ताज़ी खबर, उसके बाद रोटी ताज़ी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है। तब बताइए इसका जो शुद्ध होगा वो कौन होगा, 51 का आंसर जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, आज की ताज़ी खबर, इस देखिए रोटी ताज़ी है, पहले तो ये नहीं होगा, रोटी ताज़ी नहीं बल्कि रोटी ताज़ा है ये होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलती हो गया। हवा बहता है, हवा बहता नहीं है, हवा बहती है, तो ये भी गलती है। दाल अच्छा है, ये भी गलती है, दाल अच्छी होती है, यानी दाल अच्छी है, यानी दाल कैसी है कि स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, आज की ताज़ी खबर, यानी आज की ताज़ी खबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर देखिए क्या लिखा है ऑप्शन, यानी यही लिखता आज, यहाँ का लिखता यानी आज का, तो यहाँ लिखता ताज़ा खबर, आज का अगर यहाँ रहता तो ताज़ा खबर लिखता, लेकिन यहाँ क्या है की है, तो इसलिए यहाँ क्या लगा दिया है, ताज़ी लगा दिया है, यानी हर्षई यानी दीर्घई ई लगा दिया है। तो अगर वही यहाँ रहता है का रहता तो यहाँ ताज़ा लिखता, अगर यहाँ की है तो यहाँ ताज़ी, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यानी क्वेश्चन नंबर कितना है 52, यानी जन्म से पागल कौन थी, यानी जन्म से कौन पागल थी। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी पापाती, ऑप्शन नंबर सी यानी सीता, ऑप्शन नंबर डी मंगू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जन्म से कौन पागल थी, पागल एवं गूंगी कौन थी जन्म से, ऑप्शन नंबर डी यानी मंगू। उसके बाद एक क्या लिखा है 53 नंबर क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या, यानी भारत में जो बेरोजगार है उसका प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी दहेज प्रथा, ऑप्शन नंबर सी अशिक्षा, ऑप्शन नंबर डी भ्रष्टाचार। तब बताइए जो 53 एक क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो जो भारत में अगर देखा जाए बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए 54 में क्या लिखा है,
सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब जो नए हैं वो खराब नहीं होते। यह युक्ति किसकी, यानी किसने कहा है कि जो सब पुराने हैं वो अच्छे नहीं होते और जो सब नए हैं वो खराब नहीं होते। तब बताइए ऑप्शन नंबर में क्या लिखा है, विवेकानंद की। ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण परमहंस की। ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर डी कालिदास की। तब बताइए 54 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 54 का ऑप्शन नंबर सी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। उन्होंने ही कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं। उसके बाद क्या लिखा, निम्नलिखित में से विशेषण के भेद नहीं है। बताइए इनमें से कौन है जो विशेषण के भेद नहीं है। यानी विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और एक होता है कौन, सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ देखिए गुणवाचक तो है, संख्यावाचक भी है, परिणामवाचक भी है, लेकिन प्रविशेषण ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी क्या बोला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विदेश यानी विशेषण का भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 56, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। यानी जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1936, 1937, 1938। तो बताइए 56 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जो बिरजू महाराज थे, पंडित बिरजू महाराज, उनका जन्म 1938 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी 56 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद ये क्या लिखा है, इनमें से कौन समास यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यानी इसमें से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखिए क्या लिखा है, राजा का पुत्र। यानी तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है, बीच का विभक्ति गायब रहे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर एक एक तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। यानी इसमें का मतलब क्या है, वो जो का जो विभक्ति है या जो चिन्ह है बीच में का वो खत्म है, तो ये तत्पुरुष होगा, राजा ये भी होगा। लेकिन उसके बाद क्या लिखा, वनवास यानी वन में निवास करना क्या कहलाता है, वनवास कहलाता है। यहाँ में जो है वो विभक्ति वो गायब है, तो क्या हो जाएगा, वनवास हो जाएगा। वही देखिए क्या लिखा है, पवन पुत्र नहीं पवन का पुत्र। तो इसमें जो का है वो गायब है। लेकिन यहाँ देखिए चौराहा, चौराहा का मतलब क्या बता रहा है, चार राहों का मिलन। यानी चार राहों का मिलन ही क्या कहलाता है, चौराहा। तो ये कौन सा समास हो गया, संख्यावाचक यानी द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास, यानी संख्या का बोध करा रहा है तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा, बोला है क्या, इसमें कौन तत्पुरुष समास नहीं है। तो एक यानी ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो इसलिए जो कौन है, डी नहीं है। यानी ये जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो क्या लिखा है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, शुद्ध इसमें कौन है, यानी इसमें कौन शुद्ध है, अभिलाषा। उसके बाद अभिलाषा, उसके बाद अभिलाषा, अभिलाषा। तब बताइए इसका आंसर क्या होगा, शुद्ध। तो हमें लग रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, अभिलाषा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। यानी फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ रहा है। ऑप्शन नंबर ए एफिल टावर। यानी कौन सा जो केंद्र है जो फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए एफिल टावर, ऑप्शन नंबर बी अविन्यो, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 59 का आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताइए। 59 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। उसके बाद क्या लिखा है, अशुद्ध इसमें यानी अशुद्ध शब्द कौन सा, यानी जो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर एक कर्तव्य। उसके बाद क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर एक कर्तव्य है। उसके बाद इसमें क्या है, यानी श्रृंगार है। ऑप्शन नंबर ए यानी दुरात्मा है। ऑप्शन नंबर इसमें सी क्या है, रोशनी है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो श्रृंगार है ये भी गलती है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए श्रृंगार अगर सही लिखे तो ऐसा होगा नीचे। अगर यहाँ कर्तव्य देखा जाए तो जो त है उसमें आधा त होगा। कर्तव्य को अगर हम लोग लिखते हैं तो कर्तव्य ऐसा लिखा गया, यानी इसमें त के ऊपर आधा त लगा रहेगा, तो ये सही होगा। लेकिन यहाँ देखिए दूधो वो क्या है, अशुद्ध है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर ए दोनों हो सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, अशुद्ध है, यानी गलत से लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है, 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ। यानी जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे उनका जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1910 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1912, 1913। तो बताइए 61 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो अज्ञेय थे उनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, दिनकर की, यानी दिनकर की
कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए रश्मिरथी के लिए, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति के 4 अध्याय पर, उस पर यानी उस, ऑप्शन नंबर सी उर्वशी पर, ऑप्शन नंबर डी रेणुका पर। तो बताइए 62 का आंसर क्या होगा जल्दी से। जो उनकी एक रचना थी जिसका नाम क्या था, उर्वशी, उसी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी उर्वशी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या, यानी जो नौबत खाने में इबादत जो चैप्टर है वो कौन सी विद्या है? निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है, साक्षात्कार है? बताइए कौन है? ऑप्शन नंबर ए निबंध। तब बताइए क्या होगा, ऑप्शन जो 63 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो नौबत खाने में इबादत या साहित्य की कौन सी विद्या है, तो व्यक्ति चित्र है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, प्रेमघन अपना आदर्श किसके मानते थे, यानी जो प्रेमघन थे उनको यानी किनको अपना आदर्श मानते थे? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी विवेकानंद को, ऑप्शन नंबर सी प्रेमघन यानी रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 का, जो प्रेमघन थे वे अपना आदर्श किसको मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। उसके बाद देखिए क्या लिखा, 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत माँ के श्रेष्ठ सुख की तुलना कवि ने किससे किया, यानी जो कौन थे, यानी जो भारत में यानी जो भारत माँ है उसकी श्रेष्ठ मुख की जो तुलना है वो कवि ने किससे कहा है, किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सूर्य से, ऑप्शन नंबर बी कंचन से, ऑप्शन नंबर सी पुष्प से, ऑप्शन नंबर डी छाया युक्त चंद्रमा से। तो बताइए जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कब्जा किया था, जब यहाँ अत्याचार कर रहा था, तब कवि ने बताइए जो यानी जब कवि ने उस समय भारत माँ के मुख की जो तुलना है वो किससे करता है? तो जो छाया युक्त चंद्रमा से, यानी जब चंद्रमा जो छा जाता है तो उसका जो प्रकाश है पूरा क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, छुप जाता है, चंद्रमा दिखता नहीं है, तो वही उसकी तुलना करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, यानी जो मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? ऑप्शन नंबर ए नेता, ऑप्शन नंबर बी जनता, ऑप्शन नंबर सी अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी मंत्री। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो मिट्टी की अबोध मूर्ति बनी हुई है कौन, जनता बनी हुई है। उसके बाद एक क्या लिखा है, हिरोशिमा कविता किसकी यानी किसका चित्रण करता है, यानी जो हिरोशिमा जो कविता है किसका चित्रण करता है? ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। यानी जो हिरोशिमा जो कविता है उसमें किसके कविता यानी किस कवि यानी हिरोशिमा कविता में किसका चित्रण करती है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, प्राचीन सभ्यता की, यानी प्राचीन सभ्यता की खुशहाली की। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्या है, बी है आधुनिक सभ्यता की विकास के। ऑप्शन नंबर सी है प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आधुनिक सभ्यता की दुर्दाता यानी दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। तो बताइए जो 67 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी यानी आधुनिक सभ्यता की जो दुर्दशा है और उसकी जो विभीषिका है उसका भी यह चित्रण करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 67 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, यानी जो बिस्मिल्लाह खान थे उनके साथ कौन सा मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ईद का, ऑप्शन नंबर बी बकरीद का, ऑप्शन नंबर सी शब्बे बारात का, ऑप्शन नंबर डी मुहर्रम का। तो क्या हो जाएगा, जो बिस्मिल्लाह खान थे जब भी मुहर्रम आता था तो वे अपना शहनाई वगैरह बजाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है, यानी महात्मा गांधी के अनुसार जो उदात्त मतलब अच्छी शिक्षा और बढ़िया शिक्षा क्या है? ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी साक्षरता। तो बताइए जो 69 नंबर आंसर है उसका आंसर क्या, 69 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी गांधी जी क्या थे, वो अहिंसक प्रतिरोध को सबसे अच्छा और बढ़िया शिक्षा मानते थे। यानी अहिंसक मतलब बिना मार काट किए बात से ही काम हो जाए वही होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, वाणी कब विष के समान हो जाता है, यानी जो हमारी जो वाणी है जो विचार है कब जहर के समान हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए राम नाम के बिना, ऑप्शन नंबर बी उसके बाद तीर्थ यात्रा के बिना, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान के बिना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा वाणी है कब विष के समान हो जाता है? तो राम नाम के बिना जो हमारी वाणी है वो विष के समान यानी जहर के समान हो जाता है।
उसके बाद एक क्या लिखा है, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। यानी रसखान जिस समय लिखते थे, अपना रचना वगैरह लिखते थे, कविताएं वगैरह लिखते थे, तो उस समय किसका शासन था भारत पर। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए अकबर का, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं का, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर का, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी जहांगीर। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, कवि ने, यानी 71 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, कवि ने परजन्य किसे कहा। यानी जो कवि ने, परजन्य का मतलब क्या होता है, दूसरे की भलाई करने वाला, किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी सुजान को, ऑप्शन नंबर सी बादल को, ऑप्शन नंबर डी हवा को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बादल को कवि ने परजन्य कहा है, यानी घनानंद ने। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, यानी 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव हो सकता है। यानी जो साहित्य की परंपरा का जो ज्ञान है, पूर्ण रूप से जो ज्ञान है, वो किस व्यवस्था में संभव हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सामंतवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बताइए 73 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी यानी समाजवादी व्यवस्था में ही। यानी देखिए साहित्य का संबंध सीधे किससे जुड़ा होता है, समाज से जुड़ा होता है। इसलिए साहित्य जो भी लिखाता है, साहित्य में समाज के बारे में लिखा जाता है, समाज में लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसे बीतता है, उसी के बारे में लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। यानी जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी 1938 को, 4 फरवरी 1937 को, 4 फरवरी 1936 को, 4 फरवरी 1935 को। तो बताइए 74 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 4 फरवरी 1938 को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, यानी 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, ल यानी ल मादा मोजेल द आविन्यो किसकी रचना है। यानी ल मादा मोजेल द आविन्यो किनकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए यानी लियोनार्डो व विंची, ऑप्शन नंबर बी पिकासो, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी विंसेंट वैन गो। तब बताइए 75 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पिकासो की। यानी जो यानी ल मादा मोजेल द आविन्यो किनकी रचना है, तो पिकासो की रचना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा। यानी जो ला शत्रुज का जो धार्मिक उपयोग किया गया कब से कब तक। ऑप्शन नंबर 11वीं शताब्दी से फ्रेंच की क्रांति तक, 12वीं शताब्दी से फ्रेंच की क्रांति तक, 13वीं शताब्दी के फ्रेंच के शताब्दी तक, 14वीं शताब्दी से फ्रेंच की क्रांति तक। तो बताइए 76 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए फटाफट। तक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 14वीं शताब्दी से लेकर के फ्रेंच की क्रांति तक ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग किया गया। उसके बाद क्या लिखा, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया। यानी जो मछली कहानी है उसमें कौन से वर्ग का चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्गीय परिवार के, ऑप्शन नंबर बी निम्न वर्गीय परिवार के, ऑप्शन नंबर सी निम्न मध्य वर्गीय परिवार के। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। तो बताइए 77 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मछली जो कहानी है उसमें किसके बारे में बताया गया है, निम्न मध्य वर्गीय परिवार के बारे में चित्रण किया गया है। उसके बाद क्या लिखा है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। यानी जो बहादुर था वो लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। ऑप्शन नंबर ए दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, ऑप्शन नंबर बी माँ की याद आने के कारण, ऑप्शन नंबर सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, जैसे ही मतलब जो घर वाले थे, लेखक के जो घर वाले थे उनमें जो व्यवहार आया उसी के कारण जो बहादुर था वो घर छोड़ करके चला गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। यानी जो सहजात वृत्तियाँ हैं किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अस्त्रों का संचयन को, ऑप्शन नंबर बी अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर सी स्वयं के बंधनों को, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो 79 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अनजान स्मृतियों को ही क्या कहते हैं, सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा, नागरी लिपि के अभिलेख यानी प्रारंभिक अभिलेख हमें कहाँ से मिलते हैं। यानी जो नागरी लिपि है उसका जो स्टार्टिंग वाला जो अभिलेख है वो कहाँ से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भारत से, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत से, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत से, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी भारत से। तब बताइए 80 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 80 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिणी भारत से ही नागरी लिपि के जो शुरुआत वाले जो क्या है अभिलेख है वो हमें मिलता है। आगे 81 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या लिखा है। 81 नंबर क्वेश्चन है, वेतमा दान पत्र किस समय का। यानी जो वेतमा दान पत्र है वो कौन सा समय का है। ऑप्शन नंबर ए 1020 का, ऑप्शन नंबर बी 1021 का, ऑप्शन नंबर सी 1022 का, ऑप्शन नंबर डी
1023 का। तब बताइए 81 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 1022 का यानी 1020 का है, यानी 1020 का है बेतवा दान पत्र। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के कौन से पीढ़ी के कलाकार थे। ऑप्शन नंबर ए छठी पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर बी सातवीं पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर सी 9वीं पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर डी 18वीं पीढ़ी के। तो बताइए 82 के आंसर क्या हो जाएगा, जो पंडित बिरजू महाराज थे वे अपने यानी लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। ऑप्शन नंबर ए 50 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 75 रुपये, ऑप्शन नंबर डी सी 100 रुपये, ऑप्शन नंबर डी 60 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सीता के बेटे थे 4 बेटों ने उनको यानी जो सीता के बेटे थे 3 बेटा था उन लोगों ने यानी अपने माँ को खर्च देने के लिए कितना रुपये माहवारी लिया था, यानी तय किया था, निर्णय लिया था, तो 50 रुपये हो गया। यानी 83 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 84 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 84 नंबर क्वेश्चन है क्या, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से शुरू होने लगे, यानी स्टार्टिंग में तो कहाँ से मिल रहा था, यानी दक्षिण भारत से नागरी लिपि का लेख मिलने लगा, लेकिन उत्तर भारत में जो नागरी लिपि था उसका लेख कब से मिलने लगा। ऑप्शन नंबर ए 8वीं शताब्दी से, ऑप्शन नंबर बी 6ठी शताब्दी से, ऑप्शन नंबर सी 9वीं शताब्दी से, ऑप्शन नंबर डी 4थी शताब्दी से। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 84 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। 84 का ऑप्शन नंबर है यानी 8वीं शताब्दी से उत्तर भारत में मिलने लगा लेख नागरी लिपि का। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, यानी बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, वो इल्जाम किसने लगाया था। तो लेखक के पत्नी का जो रिश्तेदार था वही 11 रुपये का क्या लगाया था, इल्जाम लगाया था। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बुढ़ापा का कौन सा प्रत्यय, यानी बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। देखिए अगर हम लोग बुढ़ापा को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, बुढ़ा, यानी बूढ़ा जोड़ पा, बूढ़ा जोड़ पा। तो लास्ट में क्या है, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, अंतिम वाला, यानी वैसा शब्द या वैसा अक्षर जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग का मतलब क्या होता है, वैसे शब्द या वैसे अक्षर जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग का मतलब पहले वाला और प्रत्यय का मतलब बाद वाला। तो बताइए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पा हो जाएगा। यानी लास्ट में क्या रहा है, पा रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर, पा हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा, 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है यानी शुद्ध रूप है, यानी निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए उच्छ्वास, उच्छ्वास है, ऑप्शन नंबर बी उच्छ्वास, ऑप्शन नंबर सी उच्छ्वास, ऑप्शन नंबर डी उच्छ्वास। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी सेम है और ऑप्शन नंबर सी भी सेम है, तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा उच्छ्वास। उसका देखिए क्या लिखा, 88 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए चर्मोत्कर्ष, ऑप्शन नंबर बी चर्मोत्कर्ष, ऑप्शन नंबर सी चर्मोत्कर्ष, ऑप्शन नंबर डी चर्मोत्कर्ष। ये सभी क्वेश्चन क्या है, सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। अगर देखा जाए शुद्ध रूप में चर्मोत्कर्ष तो कैसे लिखाता है, तो इससे लिखाता है चर्मोत्कर्ष, उसके बाद इसी में लिख देना है क्या, चर्मो उत्कर्ष, यानी क्या जोड़ना है, उत्कर्ष। तो ऐसे होगा उत्कर्ष, ऐसे लिखाता है चर्मोत्कर्ष। उसके बाद क्या लिखा है, 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा जो वाक्य है शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यह बालक कहाँ जा रहा है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, कहाँ जा रहे हैं, यह बालक कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर लिखेंगे यह बालक कहाँ जा रहे हैं तो गलत है। तो इसको लिखेंगे अगर शुद्ध वाक्य में लिखेंगे तो यह बालक कहाँ जा रहा है, यहाँ क्या होगा, रहा है, लेकिन यहाँ रह दिया है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बच्चा का क्या समाचार, यानी बच्चा का क्या समाचार, ऐसा ना होगा, इसका होगा क्या, बच्चे का क्या समाचार, यानी बच्चे होगा, यानी यहाँ क्या होगा, बच्चे, यानी बच्चे का क्या समाचार है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, सी नंबर क्या है, फूलों की माला ला दीजिए, फूलों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी बच्चा का क्या समाचार ये ना होगा बल्कि बच्चे का, यहाँ बच्चे हो जाएगा, बच्चे का क्या समाचार है। उसके बाद देखिए क्या लिखा, लता 2 चिट्ठी लिखी है, गलत है। देखिए जो चिट्ठी है एक से अधिक है, तो क्या हो जाएगा, लता 2 चिट्ठियाँ लिखी, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, चिट्ठियाँ होगा, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो गया, ये भी गलत और ये भी गलती। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्या, फूलों की एक माला ला दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
सी इसका आंसर हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, एक मुहावरा है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अक्ल पर पत्थर पड़ गया है मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो वर्ण होता है वो कितने प्रकार के होता है? एक मतलब वर्ण दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए क्या लिखा, 92 नंबर क्वेश्चन है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर है 10, 11, 17, 21 तक कितना हो जाएगा? 11। यानी स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11 होता है। अ से लेकर के और औ तक को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। उसके बाद एक क्या लिखा है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण तुम्हारा कितना, आपके कितना होता है? 33 होता है। यानी क ख से लेकर के ज्ञ तक के जो भी होता है उसमें क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। व्यंजन वर्ण कितना होता है? 33 होता है, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, क का उच्चारण स्थान, यानी जो क है उसका उच्चारण स्थान क्या, यानी क से लेकर के अंग तक का हम लोग उच्चारण स्थान किससे करते हैं? तो कंठ से करते हैं। किससे करते हैं? कंठ से। इसके पहले वाले वीडियो में जाकर के देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझाए हैं कि जो कंठ का उच्चारण या कौन कौन से शब्द का कैसे कैसे उच्चारण होता है। उसके बाद देखिए कौन कौन से वर्ण का कैसे उच्चारण होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 95 नंबर क्वेश्चन है, स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए तालु, ऑप्शन नंबर बी नासिक, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी यानी दंतोष्ठ। तब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 95 का आंसर क्या हो जाएगा? श, यानी श का उच्चारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी तालु से। उसके बाद एक क्या लिखा है, छ और तलाबे स, यानी छ और तलाबे स दोनों का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? यानी स का तलाबे स का तालु है तो इसका भी क्या होगा? तालु ही हो जाएगा दोनों का। यानी चचे से लेकर के यहाँ तक और तलाबे स का उच्चारण हम लोग किससे करते हैं? तालु से करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, म का उच्चारण स्थान क्या, यानी जो म है उसका उच्चारण स्थान क्या है? देखिए क्या लिखा है, म का उच्चारण स्थान दांत, कंठ, तालु, नासिक, मूर्धा। लेकिन अगर यहाँ देखिए, अगर देखिए कोई भी जैसे कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग, पवर्ग, इसका अगर अंतिम वाला है जैसे अंगा हो गया, या हो गया, अड़ा हो गया, न हो गया, म हो गया, कोई भी अगर अंतिम वाला दिखे तो समझ जाइएगा इसका उच्चारण किससे होगा? नाक से, यानी नासिक से होगा। किससे? नासिक से होगा। अगर वही रहे क के बीच में तो क्या हो जाएगा? यानी अगर ऑप्शन में रहे क्या, अगर ऑप्शन में नासिक ना रहे, अगर ऑप्शन में नासिक ना रहे तो जो प फ ब है प से लेकर के म तक का उच्चारण किससे होता है? म से होता है, यानी ओठ से होता है तो ओठ लगा देंगे। लेकिन यहाँ ओष्ठ है नहीं, नासिक है तो पहले नासिक को ही लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए क्या लिखा, न का उच्चारण वो भी क्या हो जाएगा? नासिक से ही अंतिम वाला है। उसके बाद हर्ष उ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो जो हर्ष उ होता है उसका उच्चारण स्थान किससे होगा? यानी ओठ से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितना होता है? हिंदी में अगर वर्णों की कुल संख्या कितना होता है? ऑप्शन नंबर है 30, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 24। तो बताइए 100 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हिंदी में अगर कुल वर्णों की संख्या देखा जाए तो उसकी आंसर कितना आता है? उसका 44 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो यानी इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर जितना आपका सही हुआ, कितना सही हुआ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।